हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। तो इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट की टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 है और इसी तरीके से हम लोग सीआरपीसी और आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो आपके लिए जुडिशियल एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसमें हम लोग जल्दी से ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एविडेंस एक्ट एज भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, लेक्स टेलिनेस, लेक्स फॉरी, लेक्स लॉसी और लेक्स लेटेस। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है? तो जो इंडियन एविडेंस है एक्ट है वो लेक्स फॉरी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो लेक्स फॉरी है। नेक्स्ट है, द बिल ऑफ एविडेंस एक्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय। साक्ष्य अधिनियम के विधेयक को तैयार किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है चौथे विधि आयोग ने, दूसरा ऑप्शन है सर हेनरी मैन ने, तीसरा है सर जेम्स स्टीफन ने और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साक्ष्य अधिनियम है ये 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ था और इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था तो वो किया था सर जेम्स स्टीफन ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सर जेम्स स्टीफन थे। स्टीफन भी कहीं कहीं लिखा आता है, तो यहाँ पर स्टीफन लिखा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आता है कि आईपीसी को किसने ड्राफ्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, यानी इनमें से कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है कि अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर हेनरी मैन ने तैयार किया था। दूसरा है अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। तीसरा है अधिनियम के विधेयक का प्रारूप द्वितीय विधि आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। या चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, यानी इंडियन एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी सर जेम्स स्टीफन प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट बिल ऑफ द एक्ट। यानी जो सर जेम्स स्टीफन थे उन्होंने इस अधिनियम के विधेयक का प्रारूप तैयार किया था। तो अपन को जेम्स स्टीफन याद रखना है। लेक्स, अभी हम लोगों ने क्या देखा, लेक्स फॉरी देखा था। तो लेक्स फॉरी और जेम्स स्टीफन, 2 बातें आपको याद रखना है। और 1 सितंबर 1872। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देशिका के अनुसार क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एज सेट आउट इन द प्रीएम्बल एज। तो प्रीएम्बल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, तो आपको अपना अदर दिमाग नहीं लगाना है। तो पहला है टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। तो 2 बातें नोटिस करिए। पहले ऑप्शन में क्या है, डिफाइन एंड अमेंड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, दूसरे ऑप्शन में क्या है, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, यानी CDA। तीसरे में है टू हाईलाइट, डिफाइन एंड कंसोलिडेट। और चौथे ऑप्शन में है टू हाईलाइट, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। तो आप अगर एविडेंस एक्ट में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। तो 3 बातें याद रखना है। CDA तो साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो समेकन, परिभाषा और संशोधन करना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रयुक्त शब्दावली उसके उद्देश्य को स्पष्ट करती है। इसके अनुसार इस अधिनियम का उद्देश्य साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की उद्देशिका के अनुसार इस अधिनियम का प्रयोजन क्या है? तो वही है साक्ष्य की विधि को समेकन, परिभाषा, समेकित करना, परिभाषित करना और संशोधित करना। तो कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड, 3 वर्ड आप ये याद कर लीजिए। CDA यानी 3 चीजें इसमें होनी चाहिए ऑप्शन में, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ एविडेंस एज। साक्ष्य अधिनियम क्या है? तो फंडामेंटल लॉ है क्या प्रोसीजरल लॉ है, क्या नेचुरल लॉ है या ऑल ऑफ दीज। तो जो साक्ष्य अधिनियम है ये आपको पता है प्रोसीजरल लॉ है। जैसे साक्ष्य अधिनियम है आपका जो CRPC है ये प्रोसीजरल लॉ है, जबकि IPC वगैरह ये आपकी सब्सटेंटिव लॉ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। लॉ ऑफ एविडेंस इज अ प्रोसीजरल लॉ। लॉ ऑफ एविडेंस इज अ प्रोसीजरल लॉ। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल कितनी धाराएं एवं कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन में है 167 धाराएं एवं 11 अध्याय, 172 धाराएं तथा 16 अध्याय, 160 धाराएं तथा 10 अध्याय या 180 धाराएं तथा 15 अध्याय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो अपना एविडेंस एक्ट है 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ था और यह एक्ट नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें 167 धाराएं एवं 11 अध्याय हैं और सब आपको किन को याद रखना है, लेक्स फॉरी याद रखना है और जेम्स स्टीफन को याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप लिखा गया था। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन में सवाल लॉर्ड मैकाले है, सर जेम्स F स्टीफन है। तो आपको बताना है लॉर्ड मैकाले ने किसका प्रारूप लिखा था। नेक्स्ट है हक्सले है और सर हेनरी समनर मैन है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सर जेम्स F स्टीफन। तो जेम्स स्टीफन इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है लॉ ऑफ एविडेंस है। एक बार फिर से आ गया कि लॉ ऑफ एविडेंस क्या है। तो दोस्तों ये जो आपका एविडेंस की टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 है, हम लोग फुल डिटेल में देखेंगे क्वेश्चन, और तो इसमें क्वेश्चन थोड़े आपको लग सकते हैं, इसके अलावा उनका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर को इंगित करना है हमें क्या है, लॉ ऑफ एविडेंस है। लॉ ऑफ एविडेंस क्या है, तो लेक्स टेलिनेस है, लेक्स फॉरी है, लेक्स लोसी है, और इसे हिंदी में लेक्स लोसाई बोला जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा लेक्स सीटस है या साइटस है। तो यह है, आपको पता है कि लॉ ऑफ एविडेंस क्या है, तो एक लेक्स फॉरी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एक बार देख लेते हैं, इसको डिटेल में दिया गया है कि साक्ष्य विधि लेक्स फॉरी है। लेक्स फॉरी से तात्पर्य उस जगह का कानून है जहां विवाद का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। भारतीय साक्ष्य विधि एक देशीय विधि है। नेक्स्ट है साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, यानी लॉ ऑफ एविडेंस में कौन कौन चीज़ें मतलब कौन कौन सी मतलब चीज़ें इंक्लूड हैं। तो पहला है विवेक के साधारण नियम, दूसरा है साक्ष्य के विधिक नियम, तीसरा है तर्क के नियम, और चौथा है उपरोक्त सभी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखते हैं, द लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ रीजनिंग, नेक्स्ट है लीगल रूल्स ऑफ रीजनिंग, नेक्स्ट है रूल्स ऑफ लॉजिक, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है लीगल रूल्स ऑफ रीजनिंग, इसमें यूज होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साक्ष्य के विधिक नियम इसमें यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि आपके विवेक के साधारण नियम इसमें यूज हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। फिर से वही क्वेश्चन, ऑप्शन में लॉर्ड मैकाले आ गया, जेम्स स्टीफन है, हक्सले है, और सर हेनरी मैन है। सर हेनरी मैन को आपने हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर लेकिन हेनरी मैन नहीं है, सर जेम्स स्टीफन है। हम लोग देखा था 1 सितंबर 1872 एक्ट नंबर 1, सर जेम्स स्टीफन, लेक्स फॉरी, ये सब आप बातें याद रख लीजिए, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है वो भी पढ़ लीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप सर जेम्स एफ स्टीफन ने तैयार किया था। इस अधिनियम में 167 धाराएं हैं, 11 चैप्टर हैं, तथा यह मूल रूप से प्रक्रियात्मक विधि है, यानी प्रोसीजरल लॉ है। एक प्रोसीजरल लॉ होता है, एक सब्सटेंटिव लॉ, आईपीसी वगैरह ये आपके सब्सटेंटिव लॉ हैं। परंतु कुछ विषयों पर इसमें सारवान विधि के अंश भी हैं। कौन कौन से, जैसे विबंध का सिद्धांत, धारा 115 से धारा 118, यानी जो सेक्शन 115 से 118, शायद चैप्टर 8 है, मुझे अभी पता नहीं है क्लियर, तो वो है जो आपका सब्सटेंटिव पार्ट वाला पोर्शन है। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए गलत कथन चुनिए। इनमें से आपको गलत कथन बताना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन को फाइंड आउट करना है। सो पहला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन अपन को तो गलत बताना है। दूसरा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने हेतु नियुक्त किए गए आयुक्त के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। ये गलत है, लागू होता है। तीसरा है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, जबकि नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी प्रकार की सेना न्यायालयों के समक्ष होने वाली न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है। तो ये भी गलत है। तो अपन को क्या बताना है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो पहला राइट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा बी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 के अनुसार निम्नलिखित 7 विषयों के अतिरिक्त सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर साक्ष्य विधि लागू होगी। जम्मू कश्मीर राज्य, तो अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू है, आपको पता ही है। आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, और शपथ पत्रों पर और मध्यस्थतम कार्रवाइयों पर। आपको पता है शपथ पत्रों पर और मध्यस्थतम कार्रवाइयों पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अप्लाइज टू। फर्स्ट ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग, नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग, नेक्स्ट है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, और चौथा है नन ऑफ द अबव। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ पर लागू होता है। तो प्रशासनिक अभिकरण की कार्रवाई पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। आर्बिट्रेटर हम लोग देख चुके हैं, लागू नहीं होता है। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पर यह लागू होता है, क्योंकि इस कंटेम्प्ट अवमानना की जो कार्रवाई है उस पर आपका एविडेंस एक्ट लागू होता है। नेक्स्ट है, कौन सा साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, विच एविडेंस इज नॉट एडमिसेबल। तो कौन सा जो एविडेंस है वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है। तो पहला है शपथ पत्रों पर दिया गया साक्ष्य, दूसरा है आपका मौखिक साक्ष्य, इसके अलावा है आपका दस्तावेजी साक्ष्य, और इसके अलावा है आपका विशेषज्ञ का साक्ष्य। तो कौन सा साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, तो देखिए मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस ग्राह्य है, स्पेशल सेक्शन है इससे रिलेटेड, इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड भी स्पेशल सेक्शन है, और एक्सपर्ट राय वाले आपने देखे होंगे 45 से जो राय चालू हो जाती हैं। तो एक्सपर्ट एविडेंस भी आपका ग्राह्य है, लेकिन आपका जो शपथ पत्रों पर दिया गया अभी देखा था हम लोगों ने, वो ग्राह्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कौन सा साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। सो टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एविडेंस एक्ट अप्लाई। तो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स,
एफिडेविट, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। निम्नलिखित में से एक बार फिर से देख लेते हैं किस पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। तो गैर न्यायिक कार्रवाइयाँ, शपथ पत्र, न्यायिक कार्रवाइयाँ और मध्यस्थतम कार्रवाई। तो आपको पता है मध्यस्थतम कार्रवाई होती हैं जो उस पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है, आपके एफिडेविट पर लागू नहीं होता है, नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग पर लागू नहीं होता है। जो आपका एविडेंस एक्ट है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग यानी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है। तो इसमें पूछा गया है कि साक्ष्य अधिनियम किस पर लागू होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, न्यायिक कार्रवाई में। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस दिन से प्रभावी हुआ। फ्रॉम विच डेट इंडियन एविडेंस एक्ट कैम इनटू फोर्स। सो इंडियन एविडेंस एक्ट कैम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 सितंबर 1872। आपको यह याद रखना है 1 सितंबर 1872 से। और इसमें 11 अध्याय हैं, 167 धाराएं हैं और जेम्स स्टीफन को आप जानते ही हैं, तो ये सब आप बातें याद रखिए। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम फिर से लागू नहीं होता है। तो न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, तो सही है। दूसरा है मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर, और तीसरा है ए और बी दोनों। चौथा है न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों पर। तो कहाँ लागू नहीं होता, तो पहला और दूसरा यानी ए और बी दोनों सही है। न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर नहीं होता है लागू, और मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर, जबकि न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों पर आपका यह एक्ट लागू होता है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 किस अधिनियम से निरसित की गई। तो जो इंडियन सेक्शन 2 है इंडियन एविडेंस एक्ट की, इसको रिपील किया गया था। तो किस अधिनियम से, 4 ऑप्शन हैं। रिपीलिंग एक्ट 1948, नेक्स्ट है रिपीलिंग एक्ट 1945, नेक्स्ट है रिपीलिंग एक्ट 1938 और नेक्स्ट है रिपीलिंग एक्ट 1883। सो इसका राइट आंसर है रिपीलिंग एक्ट 1938। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 2 को निरसन अधिनियम 1938 के द्वारा इसको निरसित कर दिया गया था। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके बाद जो एविडेंस एक्ट की टेस्ट सीरीज 2 भी आएगी और इसके अलावा आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का भी हम लोग देख लेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के दिन सुसंगत तथ्य। तो क्या है इसमें, विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए कि तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए, कि विधिक रूप से या तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रेलिवेंट फैक्ट मस्ट बी। तो रेलिवेंट फैक्ट है जो आपका लीगली रेलिवेंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, यानी विधिक रूप से यह सुसंगत होना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रेजेंटेड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज। तो इसमें पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तीसरा है ओरल एविडेंस है, चौथा है मॉडर्न एविडेंस। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपका जो पेश किया जाता है वो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आता है। एक बार देख लेते हैं इसको एक्सप्लेनेशन में, और यह क्वेश्चन आपके उत्तराखंड पीसीएसजे में आया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेज जिनमें आपका इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल है, ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो इसमें ऑप्शन है 2001, 2002, 2000 और 1999। तो आपको पता है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का है, तो उसी वर्ष आपको इसमें ऐड किया गया। तो एक बार देख लेते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 अधिनियम संख्या 21। तो आपको अधिनियम संख्या भी याद रखनी है, इसकी 21 है, कि द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट है साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया। तो अब तिथि भी पूछ ली गई है। ऑप्शन में है 17 अक्टूबर 2000, 10 अक्टूबर 2000, 2 अक्टूबर 2000 या 14 नवंबर 2000। सो इसका राइट आंसर है 17 अक्टूबर 2000। नेक्स्ट है निम्न में से किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। एविडेंस में भी गिवन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। पहला है जो विवादक तथ्य हैं, दूसरा है जो सुसंगत तथ्य हैं, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने वो पढ़ा होगा धारा 5। तो उससे धारा 5 में आपको स्पेशल उसमें बता भी दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ। विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। जो तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किन तथ्यों को साक्ष्य दिया जा सकेगा। एविडेंस में भी गिवन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। सो जो डिस्प्यूटेड फैक्ट हैं और रेलिवेंट फैक्ट हैं, इनका तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर रहेगा, इनका साक्ष्य दिया जा सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रमाणित एवं स्वीकार करने हेतु प्रावधान किस साक्ष्य अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें ऑप्शन है 1989, 2000, 2005 और 1973। तो इसमें आपको पता ही है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इंक्लूड्स। न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में क्या क्या शामिल है।
तो इसमें है आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट, एक कैरिकेचर और इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इन इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन। सो नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको सही उत्तर इसमें चुनना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, यानी 1 2 3 4। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। न्यायालय में जो निरीक्षण के लिए प्रस्तुत होते हैं, इसमें दस्तावेजों में क्या क्या शामिल है। तो दस्तावेजों में आपका एक लिखित दस्तावेज है, एक उपहासांकन है, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है और शिला पर उत्कीर्ण लेख। तो इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिए, 4th ऑप्शन है, इसको आप नोटिस करिए, शिला पर उत्कीर्ण लेख आपको याद रखना है। इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन है जो, वो भी आपका दस्तावेज में शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज शब्द के अर्थ के अंतर्गत नहीं है। तो दस्तावेज में क्या शामिल नहीं है, लेख आता ही है, मानचित्र आता है, फोटो चित्र शब्द भी आते हैं। तो टेलीफोन वार्ता है जो वो दस्तावेज शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन दस्तावेज नहीं है। तो इस बार फिर से पूछा गया है कि कौन दस्तावेज नहीं है। तो पहला है किसी इमारत पर लगे पत्थर पर खुदा हुआ लेखन। तो अभी देखा था हमने, इसलिए मैंने आपको वो पॉइंट आउट करवाया था। नेक्स्ट है फोटोग्राफ। तीसरा है किसी मोबाइल अथवा कंप्यूटर से भेजे गए संदेश का प्रिंट आउट। और एक और ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर 4 है किसी आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि कौन दस्तावेज नहीं है। तो जो आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू है जो न्यायालय के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है, वो आपका नहीं रहेगा। नेक्स्ट है प्रूफ इज द रिजल्ट ऑफ, जो सबूत है वो किसका परिणाम होता है। प्रूफ इज द रिजल्ट ऑफ, तो इंक्वायरी, एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन और स्टेटमेंट। प्रूफ इज द रिजल्ट ऑफ, सबूत किसका परिणाम होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, एविडेंस जो सबूत है वो साक्ष्य का परिणाम होता है। नेक्स्ट है, साक्ष्य अधिनियम के अनुसार तथ्य शब्द से अभिप्रेत है एवं इसमें क्या सम्मिलित है। तो फैक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। सो पहला ऑप्शन है इन एक्सिस्टिंग थिंग, यानी कोई वस्तु जो अस्तित्व में है। तो इसमें आपको जो सबसे सही आंसर है वो आपको बताना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। साक्ष्य अधिनियम के अनुसार तथ्य शब्द से अभिप्रेत है एवं इसमें क्या सम्मिलित है। तो कोई वस्तु जो अस्तित्व में है, केवल कोई मानसिक अवस्था जिसके प्रति कोई व्यक्ति सजग है, या केवल कोई दृश्यमान वस्तु है, या कोई भौतिक एवं दृश्यमान वस्तु तथा इसमें कोई कथन, भावनाएं, राय एवं मानसिक स्थिति सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। तो तथ्य में कोई भौतिक एवं दृश्यमान वस्तु तथा इसमें कोई कथन भी आ जाता है, भावनाएं, राय एवं मानसिक स्थिति। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम इसको थोड़ा और डिटेल में। देखिए, ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। तो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य, आप यह बात ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा दूसरा है कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को, तो वो भी तथ्य में आ जाएगा। इस प्रकार तथ्य में कोई भौतिक एवं दृश्यमान वस्तु तथा इसमें कोई कथन भी आ जाता है, भावनाएं भी, राय भी एवं मानसिक स्थिति भी आ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साक्ष्य अधिनियम में दी गई साक्ष्य की परिभाषा में आता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस गिवन इन द एविडेंस एक्ट। फर्स्ट है वे तथ्य जिनकी न्यायालय न्याय का अपेक्षा करता है। दूसरा है साक्षी का व्यवहार। और तीसरा है आपका स्थानीय निरीक्षण के दौरान सिविल या आपराधिक न्यायालय द्वारा बनाए गए ज्ञापन। और चौथा है किसी साक्षी द्वारा किया गया कोई कथन तथा न्यायालय के निरीक्षणार्थ प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है, किसी साक्षी द्वारा किया गया कोई कथन तथा न्यायालय के निरीक्षणार्थ प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज। नेक्स्ट है, अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने किस मामले में कहा। तो ऑप्शन है इसमें पुष्पा देवी एम जटिया वर्सेज एम.एल. वाधवा, और इसमें हरप्रसाद बनाम शिवदयाल, कल्पनाथ राय बनाम महाराष्ट्र राज्य, या रोनी बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो ये ऑप्शन नंबर ए है। यह कि इसको आपने सुना होगा, मतलब ये काफ़ी लीडिंग जजमेंट है इसमें। तो पुष्पा देवी एम जटिया बनाम एम.एल. वाधवा ये लीडिंग केस है, तो इसमें यह कहा गया था। नेक्स्ट है, किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को क्या कहा जाता है। फैक्ट एलिज्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर इन केस इज टर्म्ड एज। तो इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू और पॉजिटिव फैक्ट। तो किसी वाद में एक पक्षकार ने उसको अभिकथित किया है, दूसरे पक्षकार ने उसको अस्वीकृत कर दिया है, तो उसे क्या कहते हैं, विवादक तथ्य। तो आपने पढ़ा होगा कि जो साक्ष्य है, सेक्शन 5 आपने पढ़ा होगा, विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जाएगा। तो विवादक तथ्यों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, का पर खा की हत्या का आरोप है, उसके विचारण में निम्नलिखित में से कौन विवादक तथ्य हो सकते हैं। पहला है कि का ने खा की हत्या की,
दूसरा है का एक ईमानदार व्यक्ति है, ये विवादक तथ्य नहीं है। तीसरा है का को खांसी गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला, ये भी है विवादक तथ्य। और चौथा है का को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था। तो इसका इससे क्या संबंध है? का एक ईमानदार व्यक्ति है, इसका इससे क्या संबंध? तो फर्स्ट और थर्ड है जो यह विवादक तथ्य हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है नॉट प्रूव्ड मीन्स। तो आपके नॉट प्रूव्ड और आपके नॉट प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड ये आपके पूछे जाते हैं। तो नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या है? नॉट प्रूव्ड मीन्स यानी साबित नहीं हुआ से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है कि यह साबित नहीं किया गया है, दूसरा है यह ना साबित किया गया, और तीसरा है यह ना तो साबित किया गया है और ना ही ना साबित किया गया है, चौथा है इनकार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है जुडिशियल एग्जाम में। तो इट इज़ नाइदर प्रूव्ड और नॉट डिसप्रूव्ड, तो उसको कहते हैं नॉट प्रूव्ड। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना साबित। नेक्स्ट है एक तथ्य जिसे ना तो साबित किया गया हो और ना साबित, तो उसे क्या कहते हैं? तो अभी देखा था, उसको नॉट प्रूव्ड कहते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है एविडेंस में भी साक्ष्य हो सकता है। तो साक्ष्य क्या हो सकता है? डायरेक्ट और सॉरी इसमें गलत उत्तर अपन को बताना है, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट आंसर। तो पहला है डायरेक्ट एविडेंस में भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो इसमें स्पेशल सेक्शन भी है। तो जो साक्ष्य एविडेंस है वो प्राथमिक हो सकता है, द्वितीयक भी हो सकता है। तीसरा है मौखिक एवं दस्तावेजी, तो ये मौखिक भी हो सकता है, दस्तावेजी भी हो। चौथा है प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें रॉन्ग है, तो अपन को गलत उत्तर ही बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप वीडियो लाइक कर लीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक न्यायालय पद की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है? यानी न्यायालय में की परिभाषा है उसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑल जजेस हम लोगों ने देखा था, ऑल जजेस, ऑल मजिस्ट्रेट, ऑल कंज्यूमर फोरम्स, और चौथा है ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। तो इसमें देखिए न्यायालय शब्द में जो आपका न्यायालय पद है इसमें ऑल जजेस आ जाते हैं, मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, और इसमें प्लस जजेस और मजिस्ट्रेट तो आप याद रखेंगे न्यायालय में, और आप प्लस एक चीज़ और याद रखिए, ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। जो भी आपके लीगली ऑथराइज्ड होंगे जो आपके एविडेंस ले सकते हैं वो भी आपके आ जाते हैं। लेकिन इसमें ऑल कंज्यूमर फोरम्स यानी सभी उपभोक्ता फोरम नहीं आते हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। इसमें ऑल कंज्यूमर फोरम्स है जो वो इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? तो न्यायालय में देखिए सभी न्यायाधीश, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से अधिकृत सभी व्यक्ति, सभी मजिस्ट्रेट और मध्यस्थ। तो मध्यस्थ नहीं आते हैं। हम लोगों ने क्या देखा? ऑल जजेस, ऑल मजिस्ट्रेट, और जो लीगली रूप से जो शपथ ले सकते हैं, जो मतलब साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से जो अधिकृत होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? न्यायालय शब्द के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो ऑल जजेस आ जाते हैं, ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, और ऑल मजिस्ट्रेट भी, लेकिन इसमें आर्बिट्रेटर नहीं आते हैं। नेक्स्ट है किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को क्या कहा जाता है? इसी को हम लोगों ने अभी देखा था। ऑप्शन में इसमें निश्चयात्मक तथ्य, निषेधात्मक तथ्य, सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य। तो इसका राइट आंसर रहेगा विवादक तथ्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय शब्द में निम्नलिखित समाहित नहीं है। न्यायालय में क्या नहीं है? देखो जजेस, मजिस्ट्रेट, आर्बिट्रेटर, और चौथा है ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। तो देखिए हम लोगों ने अभी देखा था कोर्ट में आपका मतलब कोर्ट में इंक्लूड है जजेस आपका आ जाता है, आपका मजिस्ट्रेट है, आपका ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, लेकिन आपका आर्बिट्रेटर इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो पहला है कि यह है कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, यह तथ्य है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, ये भी एक तथ्य है, तथ्य को हम लोग अभी देख चुके हैं। तीसरा है यह कि किसी मनुष्य ने अमुक ख्याति है, एक तथ्य नहीं है, तो ये गलत है, ये भी एक तथ्य है। किसी व्यक्ति की कुछ ख्याति है तो ये भी एक तथ्य है। चौथा है यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, यह भी तथ्य, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमें बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यह तथ्य नहीं, जबकि यह तथ्य है। तो किसी मनुष्य की कुछ ख्याति है तो वो भी आपका एक तथ्य है।
नेक्स्ट है न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र। द एफिडेविट गिवन टू द कोर्ट इज सो नॉट एन एविडेंस मेरली अ रिटन स्टेटमेंट और अ प्रूफ। सो व्हाट इज द राइट आंसर? सो द एफिडेविट गिवन टू द कोर्ट इज नॉट एन एविडेंस, यह साक्ष्य नहीं है। आप ध्यान रखिए यह बात, न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र साक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट है का कहता है कि खां ने बताया कि आ ने बा का कत्ल किया है। तो क्या है? क्या यह प्राथमिक साक्ष्य है? क्या यह सबसे अच्छा साक्ष्य है? और क्या है हियर से एविडेंस जिसे अनुश्रुत साक्ष्य कहते हैं? और क्या यह स्वीकृति है, एडमिशन है? तो क्या है? तो आप लोग अगर आपने एविडेंस के 3 मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो हियर से एविडेंस है ये आपकी ग्राह्य नहीं है। तो इसमें हियर से एविडेंस रिलेटेड है आपका, और आपने वो पढ़ा होगा 3 मुख्य सिद्धांत हैं कि साक्ष्य को विवादित तत्व तक ही सीमित रहना चाहिए और सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाता है। और एक तीसरा है जो अनुचित साक्ष्य हैं वो आपके अग्राह्य हैं। तो क्या कहता है कि खां ने बताया कि आ ने बा का कत्ल किया, तो ये आपका हियर से एविडेंस है। इसमें भी यहाँ पर लिखा होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अनुचित साक्ष्य वह साक्ष्य है जिसमें साक्षी अपनी देखी हुई या सुनी हुई नहीं बल्कि दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से सुनी हुई बातों के आधार पर साक्ष्य देता है। तो आपका ये हियर से एविडेंस है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में किस शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में किस शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है? तो इसमें इंडिया है, मे प्रिज्यूम है, कोर्ट है और डिस्प्रूव्ड है। तो आपका इंडिया है, कोर्ट है, डिस्प्रूव्ड है, ये आपके सेक्शन 3 में है। जबकि आपका मे प्रिज्यूम वगैरह नहीं है, ये सब आपके किसमें है? मे प्रिज्यूम वगैरह आपके मे प्रिज्यूम, आपके सेल्फ प्रिज्यूम, ये सब आपके, और आपका एक कंक्लूसिव प्रूफ ये आपके सेक्शन 4 में है। तो इसमें क्या पूछा गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में किस शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है? तो मे प्रिज्यूम की नहीं दी गई है। मे प्रिज्यूम कहाँ पर है? सेक्शन 4 में है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो न्यायालय में न्यायाधीश आते हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति आते हैं, लेकिन आपके मध्यस्थ नहीं आते हैं। नेक्स्ट है अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है। यह क्या है? दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस। क्या है? फैक्ट है, ओपिनियन है, डॉक्यूमेंट है, मोटिव है। तो इसका राइट आंसर है एक फैक्ट है, यह एक तथ्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु पट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख क्या है? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन एज। क्या है? क्या है? फैक्ट है, क्या है? डॉक्यूमेंट है, क्या है? ओपिनियन है, और क्या है? मोटिव है। तो ये एक दस्तावेज है। ध्यान रखिए आप बात, धातु पट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख है जो वो दस्तावेज है। नेक्स्ट है द डॉक्यूमेंट्स आर कैरिकेचर, बर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड। और नेक्स्ट है ए मैप एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ स्टोन। और नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है द डॉक्यूमेंट, ये सभी आपके डॉक्यूमेंट में आते हैं। नेक्स्ट है एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड, साक्ष्य से अभिप्रेत और उसमें शामिल है। तो एविडेंस को डायरेक्ट नहीं बताया गया है, उसमें बताया गया है कि एविडेंस का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या शामिल है। तो पहला है इसमें केवल मौखिक साक्ष्य, दूसरा है केवल दस्तावेजी साक्ष्य, तीसरा है मौखिक एवं दस्तावेजी दोनों साक्ष्य, और चौथा है केवल ऐसा मौखिक साक्ष्य जो दस्तावेजों पर आधारित है। तो साक्ष्य से अभिप्रेत उसमें शामिल है मौखिक एवं दस्तावेजी दोनों साक्ष्य, यानी ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यहाँ पर ओकुलर लिखा है, ये आपका ओरल एविडेंस है। नेक्स्ट है साक्ष्य अधिनियम में साबित नहीं हुआ का क्या अर्थ है? तो अभी हम लोग इसको देख चुके हैं। नाइदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड, यानी तथ्य जो ना तो साबित हुआ हो और ना आपका ना साबित हुआ हो। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में यथा परिभाषा शब्द न्यायालय में सम्मिलित नहीं है। अभी देख चुके हैं हम लोग, इसको एक बार और देख लेते हैं, मतलब इससे रिलेटेड देख चुके हैं, ये क्वेश्चन नहीं देखा है तो देख लेते हैं। इसमें प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट, तहसीलदार, कमिश्नर अपॉइंटेड बाय सिविल कोर्ट। तो आप अभी देखा था, आपने पहले हम लोगों ने देखा था कि आर्बिट्रेटर है जो आपका, वो आपका न्यायालय में नहीं आता है। मध्यस्थ आपका जो है आपका न्यायालय में नहीं आता है। तो श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी आपके तहसीलदार, और सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर, ये आपके न्यायालय में सम्मिलित है, जबकि आपका मध्यस्थ आपका सम्मिलित नहीं है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। धारा 3 में न्यायालय शब्द को परिभाषित किया गया है। न्यायालय शब्द में कौन कौन आता है? तो सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट आते हैं, और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से अधिकृत व्यक्ति। अतः न्यायालय शब्द में मध्यस्थ नहीं आता है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन तथ्य की अवधारणा, यानी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो तर्क मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटना व प्रकृति की विधि पर आधारित है। दूसरा है विधि के प्रावधानों पर आधारित है। तीसरा है वह होती है जिसकी न्यायालय उपेक्षा नहीं कर सकता। और चौथा है कि स्थिति निश्चित एवं समरूप होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो आपकी तथ्य की अवधारणा है वो तर्क, मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटना व प्रकृति की विधि पर आधारित है।
नेक्स्ट है निश्चयात्मक प्रमाण से संबंधित प्रावधान है, प्रोविजन रिलेटिंग टू कंक्लूसिव प्रूफ से, तो कहाँ पर है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 या सेक्शन 6। तो आप सेक्शन 4 देखेंगे, उसमें मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ है। तो इसका राइट आंसर आएगा सेक्शन 4। इसमें बताया गया है धारा 3 में निर्वचन खंड है, धारा 5 में विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, धारा 6 में रेस जेस्टी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस जेस्टी कहाँ पर है, तो हम लोग अभी आगे टेस्ट सीरीज में आएंगे तो आगे के सेक्शन के क्वेश्चन देखेंगे। तो धारा 6 एक ही सम व्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। नेक्स्ट है जहां कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को क्या करेगा, तो साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या क्या सम्मिलित है, तो इसमें प्रिजम्पशन जूरिस ओनली या प्रिजम्पशन हुमिनिस ओनली या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या क्या सम्मिलित है, तो इसमें आपको पता है कि विधि की अवधारणा भी है और आपकी तथ्य की अवधारणा भी है। तो प्रिजम्पशन जूरिस ओनली का मतलब है विधि की अवधारणा और प्रिजम्पशन हुमिनिस ओनली का मतलब है तथ्य की अवधारणा। तो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में दोनों अवधारणा है, आपकी विधि की भी अवधारणा है आपकी और तथ्य की भी अवधारणा है। तो टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 था और हम लोग इसमें डिटेल में क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, बस हम लोग इसमें क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे ताकि आपका एक जनरल रिवीजन हो जाए। इसमें हम लोग आईपीसी, सीआरपीसी और आपके उसके भी देखेंगे, कॉन्टेक्ट वगैरह के। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद देखेंगे हम लोग तथ्यों की सुसंगति, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।